गुलिस्तान न्यूज में आपका स्वागत है और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के लिए राज्य में 11,729 पोलिंग बूथ स्थापित किए जा रहे हैं। इन सभी बूथों पर दिव्यांग मतदाताओं के लिए विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसकी जानकारी अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगंडे ने सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में सक्षम ऐप को 51,373 लोगों ने डाउनलोड किया है। इस ऐप के माध्यम से 1,623 लोगों द्वारा डोली के लिए अनुरोध किया गया है। 2,437 लोगों द्वारा व्हील चेयर का अनुरोध किया गया है। समाज कल्याण विभाग द्वारा 3,392 मैग्नीफाइंग ग्लास की उपलब्धता सुनिश्चित करवाई गई है। सभी जनपदों में 208 वाहन की व्यवस्था की गई है जो दिव्यांग व्यक्तियों को बूथ तक लाएंगे और उसके बाद घर तक छोड़ेंगे। मतदान स्थलों पर 14,032 सहायक उपलब्ध रहेंगे जो विभिन्न सहायता उपलब्ध कराएंगे। मतदान के दौरान हर बूथ पर ब्रेल आधारित बैलेट पेपर और निर्देशिका उपलब्ध कराई जा रही है। 13,480 ब्रेल आधारित बैलेट पेपर उपलब्ध कराए गए हैं। निर्देश के अनुक्रम में सभी जनपदों में 11,729 पोलिंग बूथ स्थापित किए जा रहे हैं और इन सभी बूथों पर दिव्यांग व्यक्तियों हेतु विभिन्न सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। अभी तक जो सक्षम ऐप का डाउनलोड किया गया है 51,373 सक्षम ऐप पर डाउनलोड पूर्ण किया जा चुका है। जो उसके अलावा डोली व्यवस्था है 1,623 व्यक्तियों के द्वारा इस सक्षम ऐप के माध्यम से डोली हेतु रिक्वेस्ट किया गया है और 2,437 व्यक्तियों के द्वारा व्हील चेयर का रिक्वेस्ट किया गया है। इसके साथ साथ में समाज कल्याण विभाग के द्वारा अपने पहल पर 3,392 व्यक्तियों के प्रयोग हेतु मैग्नीफाइंग ग्लास का भी उसमें सामग्री में उपलब्धता सुनिश्चित करवाई है। सभी जनपदों में 208 वाहन इस निर्वाचन के दौरान उपलब्ध कराए जाएंगे जो दिव्यांग व्यक्तियों के पिकअप एंड ड्रॉप के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं और उनकी सहायता के लिए सभी मतदान स्थलों पर 14,032 वॉलंटियर्स सहायक के रूप में उपलब्ध रहेंगे जो उनको विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं। मतदान के दौरान हर बूथ पर ब्रेल आधारित सूचियां भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। ब्रेल आधारित बैलेट पेपर और ब्रेल आधारित निर्देशिका ये उपलब्ध कराई जा रही है। कुल संख्या जो है ब्रेल बैलेट की 13,480 उपलब्ध कराया गया है। सक्षम ऐप के डाउनलोड में देहरादून जनपद में 8,350, हरिद्वार जनपद में सक्षम ऐप का डाउनलोड 7,284 और नैनीताल जनपद में 5,897 पूर्ण किया जा चुका है। व्हील चेयर की जो डिमांड हम तक प्राप्त हुई है उसमें सर्वाधिक डिमांड देहरादून जनपद में 570, टेहरी जनपद में 321 और हरिद्वार में 278 पाई गई है। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण बिंदु है पोस्टल बैलेट के अंतर्गत विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों को पोस्टल बैलेट की सुविधा अनुमन्य होती है। उसमें एसएससी सर्विसेज में जो विभाग होते हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाता है। उसमें प्रमुखता से स्वास्थ्य विभाग, रेल विभाग, परिवहन, BSNL, UPCL, सूचना विभाग शामिल होते हैं। हमारे पास जो आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे उसमें से 505 व्यक्तियों ने इस सुविधा का लाभ लेने के लिए इच्छा व्यक्त किया था। कल तक की जो सूचना हमारे पास उपलब्ध है उसमें 247 व्यक्तियों ने अपना मतदान पूर्ण कर लिया है आवश्यक सेवाओं के अंतर्गत और अभी 16 तारीख तक ये व्यवस्था अभी और चल सकती है। 16 तारीख। तो वहीं हरिद्वार लोकसभा का चुनाव पूरे चरम पर है और प्रतिदिन स्टार प्रचारकों का आना लगातार जारी है। इस क्रम में रुड़की में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित विजय संकल्प रैली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने सरकार की उपलब्धियों से लोगों को रूबरू किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी ने क्या कुछ कहा है, आइए वो भी देखते हैं। बहनों और भाइयों, तब भी हम चर्चा करते थे कि देवभूमि का विकास देवभूमि के अनुरूप होना चाहिए। केदारनाथ धाम का प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पुनरुद्धार का कार्य जिस प्रतिबद्धता के साथ उन्होंने किया था, मुझे कई बार केदारनाथ धाम में जाने का अवसर प्राप्त हुआ उनके साथ में। बहनों और भाइयों, वह अभिनंदनीय है और हम लोग चाहते हैं जैसे अयोध्या बन चुकी है ना, उसी तर्ज पर हरिद्वार को भी बनाना, संवारना है। इसके लिए सौभाग्य से
त्रिवेंद्र जी आपके सांसद प्रत्याशी के रूप में आपके बीच आ चुके हैं। अनुभव, जब व्यक्ति का अनुभव होता है तो उसको प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कोई समय नहीं लगता। ये देश आज जो लाभ प्राप्त कर रहा है, मोदी जी ने लंबे समय तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में जो अनुभव अर्जित किया, उस अनुभव का लाभ आज पूरा देश ले रहा है। दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, भारत के पासपोर्ट की कीमत बढ़ी है, भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। जो लोग पहले भारत की सीमा में घुसपैठ करते थे, बहनों और भाइयों, आज की स्थिति क्या है? अगर कहीं जोर से पटाखा भी फट जाए ना, तो पाकिस्तान पहले सफाई देता कि नहीं नहीं, हमने नहीं किया, हमारा कोई हाथ नहीं है इसमें। हाईवे, रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट, आईआईटी, आईएम, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना, ये सभी विकास के नए नए प्रतिमान स्थापित कर रही है। लोगों के जीवन में परिवर्तन हो रहा है और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई सानी नहीं। बहनों और भाइयों, 80 करोड़ लोग देश में पिछले 4 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया है। विकसित भारत की संकल्पना पर आधारित यह संकल्प पत्र इस बात को दोहरा रहा है कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनना है। 80 करोड़ लोगों को अगले 5 वर्ष तक फ्री में राशन की सुविधा का लाभ देने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। पहले लोगों को इस बारे में चिंता होती थी कि क्या होगा, कैसे सुधरेगा यूपी। मैंने कहा चिंता मत करो, अब तक बेटी और व्यापारी की सुरक्षा 17 के पहले यूपी में खतरे में थी, लेकिन 17 में जब आए हमने कहा देखो सुधर जाओ भाई, सुधरोगे नहीं तो गफलत में मत रहना कि जेल जाएंगे, जेल के पहले जहन्नुम पहुंचा देंगे। भाई जो आम श्रद्धालु है उसके लिए भगवान राम का मंदिर है, उसके लिए जय श्री राम, लेकिन जो कानून को नहीं मानेगा उसका राम नाम सत्य है भी तय है। बहनों और भाइयों, विकास सुरक्षा की सबसे पहली आवश्यकता है, विकास की सबसे पहली प्राथमिकता है, सुशासन की पहली प्राथमिकता है सुरक्षा। देश की सुरक्षा हो या प्रदेश की बेहतर कानून व्यवस्था, ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। युवाओं की आजीविका की व्यवस्था हो या देश की आस्था को सम्मान देने का कार्य, विरासत और विकास का ये बेहतर समन्वय, ये केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और मैं आपको इस बात के लिए कह सकता हूं, कुछ लोग ये बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में कार्रवाई हो रही है तो ऐसा तो नहीं होगा कि ये सब अपराधी माफिया उत्तराखंड में भागे। मैं कहता हूं देखो, मैं उसको इस लायक ही नहीं छोड़ूंगा कि वहां से निकलकर इधर आ सके, इस लायक ही नहीं छोड़ेंगे। और बहनों और भाइयों, इसीलिए आज मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं, त्रिवेंद्र जी को इतने वोटों से विजयी बना करके भेजें कि बहनों और भाइयों, हरिद्वार संसदीय सीट पर रिकॉर्ड भी। तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी के घोषणा पत्र को खोखला बताया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का घोषणा पत्र खोखला है। बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र नहीं, ढोकला पत्र बनाने में 1/4 चुनाव निकाल दिया है। यह बात पूर्व मुख्यमंत्री ने लक्सर के दर्जनपुर गांव में जनसंपर्क अभियान के दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कही है। चीजें दांव पर लगी है, जिसमें लोकतंत्र दांव पर लगा है, भारत की अखंडता एकता दांव में लगी है और भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाला संविधान दांव में लगा हुआ है। क्योंकि जो ताकतें आज सत्ता में हैं वो भारत के संविधान को अपनी मनमानी के रास्ते में बाधा मानते हैं। उनकी संरक्षक संस्था भी इसको बदलना चाहती है, संविधान को बदलना चाहती है और समय समय पर आरक्षण के खिलाफ वो कहते रहे हैं। तो आज आरक्षण भी खतरे में है, तो ऐसे समय में
2024 में उन सारी ताकतों को, शक्तियों को एकजुट होना चाहिए जो भारत के संविधान में यकीन करते हैं, जो आरक्षण में यकीन करते हैं, जो लोग सामाजिक न्याय में यकीन करते हैं। और मैं समझता हूँ ये चुनाव सामाजिक न्याय की शक्तियों बनाम मनुवादी ताकतों के बीच में होने जा रहा है, और वो मनुवादी ताकतें एक बार फिर पराजित होंगी, फिर हारेंगे। सर, अभी जो भाजपा ने अपना घोषणा पत्र किया है उसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? एक खोखला घोषणा पत्र, एक ढकोसला है, और एक ढकोसला पत्र बनाते उनको इतना समय लग गया कि आज 1/4 चुनाव निकल गया, तब भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र सामने आ रहा है। तो उनका घोषणा पत्र का तो आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि 2014 में उनकी सबसे बड़ी घोषणा थी कि हर खाते में 15 लाख। अभी तक तो भाजपाइयों के खाते में के अलावा और किसी के खाते में 15 लाख आए नहीं। 2 करोड़ नौकरियां, काला धन रोक देंगे, भ्रष्टाचार समाप्त कर देंगे, जबकि आप भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन गया है। किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे। आगे बढ़ेंगे। लोकसभा का चुनाव बेहद नजदीक आ चुका है। प्रचार प्रसार भी तेजी से बढ़ रहा है। हाल ही में कांग्रेस की नेता प्रियंका वाड्रा उत्तराखंड आई और बड़ी जनसभा को संबोधित किया है। बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता ममता काले ने प्रियंका वाड्रा पर कई सवाल दागे हैं। प्रियंका वाड्रा के दौरे और चुनावी मुद्दे को लेकर हमारे संवाददाता धनराज गर्ग ने ममता काले से खास बातचीत की है। आइए देखते हैं बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता का क्या कहना है। चुनावी मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता ममता काले जी, और उनसे बात करेंगे कि उत्तराखंड के अंदर जो चुनाव इस समय देख रहे हैं, क्योंकि वो उत्तराखंड की बेटी हैं और उत्तराखंड आई हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की है और तमाम मुद्दे उन्होंने यहाँ पर गिनवाए हैं। प्रियंका गांधी पर उन्होंने सीधा सीधा वार किया है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आप उत्तराखंड की बेटी हैं और उत्तराखंड को अच्छी तरीके से भली भांति जानती हैं, क्योंकि 20-22 वर्ष शादी से पहले आप उत्तराखंड में रही हैं, तो किन समस्याओं से उत्तराखंड जूझता हुआ आपको नजर आता है? देखिए, मैंने तो उत्तराखंड में कभी सड़कें नहीं देखी, मैंने उत्तराखंड में बिजली नहीं देखी, उत्तराखंड में मैंने पानी नहीं देखा, उत्तराखंड की माताओं बहनों के मैंने कभी अकाउंट्स नहीं देखे, है ना। मेरे परिवार की बड़ी बुजुर्ग महिलाएं थी, अकाउंट क्या होता है, अकाउंट में पैसे क्या होते हैं, वो मैंने कभी नहीं देखा, ठीक है। लेकिन उत्तराखंड में किसी गरीब को मैंने जो स्वास्थ्य बीमा होता है 5-5 लाख का, वो कभी पाते हुए नहीं देखा। लेकिन आज पिछले 10 वर्षों से मैं वो सारी चीजें देख रही हूं जो मैंने अपने बचपन से लेकर के उत्तराखंड राज्य आंदोलन बनते या उसकी लड़ाई लड़ते तक नहीं देखा था। आज हर हमारा जो गांव है वो रोड हेड है, सड़क पे गांव आ गया है, गांव में बिजली है, किसानों के खातों में डायरेक्ट पैसा आता है, महिलाओं मातृशक्ति के आज अपने अकाउंट्स हैं, उनका सशक्तिकरण हो रहा है, उनके अकाउंट में पैसे आते हैं डायरेक्टली ना। आयुष्मान भारत योजना है उन गरीबों के लिए जिनको मैंने ये देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, गाँव में अपने छोटी जमीनें बेच करके भी लोगों को अपने इलाज कराना पड़ता था। अब वो कोई टेंशन नहीं है। 5 लाख का जो आयुष्मान भारत तमाम जो योजना है वो आपने गिनवाई है और कहा है कि उत्तराखंड के वासियों को कहीं उसका लाभ मिला है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड के पहाड़ों से अभी भी पलायन हो रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों है कि पलायन क्यों हो रहा है? क्या मानते हैं बेरोजगारी है, या फिर महंगाई है, या फिर उनको वहां पर रोजगार नहीं मिल पाता है, उसके कारण पलायन हो रहा है? देखिए, पलायन आज का विषय नहीं है। आप पत्रकार हैं, आप मुझसे ज्यादा भी समझते होंगे, मैं तो समझती हूँ कि पलायन आज का विषय नहीं है। पलायन बहुत पुराना विषय है ना। और पलायन का विषय इसीलिए है क्योंकि जब स्वतंत्र ये देश हो गया और जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, तो उत्तराखंड को हमेशा छोड़ा गया, उत्तराखंड की हमेशा अवहेलना की गई, उत्तराखंड में कभी कोई फंड्स नहीं पहुंचे जाते थे। इसीलिए हम लोगों ने, मैं आपके सामने उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी खड़ी हूँ, इसीलिए हमने उत्तराखंड की राज्य की लड़ाई लड़ी थी कि हमें हमारा राज्य चाहिए। तो आप सोचिए, वो नासूर जो उतने समय से बना हुआ है वो एकदम से ठीक नहीं होगा, और बहुत हद तक, बहुत स्तर तक वो ठीक हो गया है। बीजेपी की तरफ से कोई ऐसी ठोस नीति बनाई जाएगी पलायन के लिए कि पलायन रुक पाए? हमेशा से नीतियां बनाई जा रही हैं। जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है वो पलायन को रोकने के लिए ही नीतियां होती हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर चीज़ें विकास की जा रही हैं वो पलायन को रोकने के लिए किया जाता है, और पलायन रुक रहा है। बहुत ऐसे लोग प्रवासी उत्तराखंडी हैं जो वापस आ रहे हैं, जो मकान बना रहे हैं, गाँव में मकान बना रहे हैं, बहुत ऐसे हैं, मैं आपको गिनवा सकती हूँ, मैं उनसे हमेशा मिलती हूँ। लेकिन अब उनका कॉन्फिडेंस यहाँ पर उजागर हो रहा है और अब वो बना रहे हैं। और देखिए, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि जिस प्रकार का विशेष स्नेह उत्तराखंड को मिलता है प्रधानमंत्री के द्वारा, वो आज से पहले कभी मिला नहीं। अगर मिला होता तो हम कब का विकास कर चुके। ये पहली बार 2024 में होगा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है। 1951-52 के बाद जब कांग्रेस लोकसभा में सबसे कम सीट्स पर पूरे भारतवर्ष के अंदर चुनाव लड़ रही है, अगर उनको भरोसा होता
तो वो सबसे ज्यादा सीट्स पर चुनाव लड़ रहे होते। उत्तराखंड के अंदर तो पांचों की पांचों सीटें हम जीत रहे हैं। धन्यवाद। बिल्कुल, कहीं ना कहीं दावा ये किया जा रहा है कि पांचों सीटें बीजेपी जीतेगी और अब देखने वाली बात होगी क्या बीजेपी उन दावों को पार कर पाती है नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी ये कहा जा सकता है कि चुनावी माहौल है और चुनाव की तैयारी सभी पार्टियां करती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन प्रभात मिश्रा के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज, देहरादून। लोकसभा को लेकर बीजेपी लगातार प्रचार प्रसार के लिए बड़े बड़े नेताओं को प्रचार प्रसार करने के लिए मैदान में उतार रही है, तो वहीं कांग्रेस स्थानीय नेताओं पर दांव खेलती नजर आ रही है। कांग्रेस ने टिहरी लोकसभा के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी मनीष वर्मा को सौंपी है। हमारे संवाददाता धनराज गर्ग ने मनीष वर्मा से खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने बताया कि वो किस तरह से उत्तराखंड की पांचों सीटें जीतकर कांग्रेस की झोली में डालेंगे। देखिए, आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के बड़े नेता मनीष वर्मा जी, जिनको एक बड़ी जिम्मेदारी उत्तराखंड के अंदर मिली है कि वो टिहरी लोकसभा का जो प्रसार है वो उनके हाथों में दिया गया है। और आज उनसे बात करेंगे कि आखिर वो उस प्रचार प्रसार को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि लगातार बीजेपी भी के जो कैंडिडेट हैं वो भी सामने हैं और अन्य पार्टियों के कैंडिडेट भी सामने हैं। तो उनसे बात करेंगे कि वो किस तरीके से उसको मैनेज कर रहे हैं। सर, जिस तरीके से देखा जाए आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, तो क्या लगता है जो आपके सामने कोई चुनौती है कांग्रेस या फिर बॉबी पवार की बात करें, बॉबी पवार भी टिहरी से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय, तो आपके सामने क्या वो चुनौती है? देखिए, हम लोग को जो जिम्मेदारी दी है, जो हमें संगठन जिम्मेदारी दी है, उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। डोर टू हम लोग जा रहे हैं, डोर टू कन्वेंसिंग हमारी कंटिन्यू चल रही है। पहले अभी अरबटपुर था, फिर उसके बाद हम लोग वहाँ गए, सैया गए, कालसी गए, उसके हमारा टिहरी का दौरा था। हम लोग तो अपनी कन्वेंसिंग जोर शोर से कर रहे हैं। जहाँ तक बॉबी पर आ गई, बॉबी भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। अब जब चुनाव के परिणाम में पता लगेगा तो वोट किसको कहाँ गया। लेकिन जिस तरीके से बात करें हम बीजेपी की, क्योंकि बीजेपी का लगातार दावा है कि जो 400 सीटें पार करके वो एक बार फिर सरकार बनाएंगे, और वहीं यदि हम उत्तराखंड की बात करें तो 500 सीटें अभी भी वर्तमान में देखिए तो बीजेपी के पाले में है। तो क्या इसमें सेंध लगा पाएगी कांग्रेस? देखिए, पहले भी वो पिछले चुनाव में 300 पार की बात करते थे, अब वो 400 पार की। वो सब फेक उनके आइडिया, कुछ नहीं है, कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। हम लोग 500 सीट जीत रहे हैं और बड़े अच्छे वोट हो। हमारे सारे जितने भी प्रत्याशी हैं जो तोड़ मेहनत कर रहे हैं और हम चुनाव जीत रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल है भाई साहब, यदि हम बात करें टिहरी लोकसभा चुनाव की, क्योंकि लगातार वहाँ से महारानी लक्ष्मीबाई कई बार चुनाव जीत चुकी हैं और इस बार कहीं ना कहीं लोगों में गुस्सा भी है। लोग कहते हैं कि जो महारानी है वो जीतने के बाद जनता के बीच में दिखाई नहीं देती, तो कितना फ़ायदा उससे कांग्रेस को मिल पाएगा? जनता ठीक बोल रही है, महारानी जी हैं जो जीतने बाद दिखती नहीं है और बीजेपी के लोग ही उनका विरोध कर रहे हैं। आपने देखा बहुत सी जगह गड़ी कैंड वगैरह हो गया, बहुत ज़्यादा उनका विरोध हो रहा है और यही विरोध के चलते उनको कोई वोट नहीं दे रहा है। कांग्रेस को वोट मिल रहा है, अच्छा वोट मिल रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो दावा है कांग्रेस का वो भी साफ है कि जो लोकसभा की 500 सीटें हैं उत्तराखंड की, वो इस बार कांग्रेस की झोली में जाएंगी, क्योंकि लगातार जो देखा जाए तो बीजेपी की झोली में ये 500 सीटें इस समय हैं। लेकिन इसमें इस बार कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरह की नाराजगी जनता के अंदर देखने को मिलती है टिहरी लोकसभा पर कि जो राज्य महारानी लक्ष्मी है वो कभी चुनाव जीतने के बाद मार्केट में नहीं निकलती हैं, यानी कि जनता के बीच नहीं जाती हैं। इससे कहीं ना कहीं नाराजगी जरूर है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या कांग्रेस इस पर सेंध लगा पाएगी या नहीं लगा पाएगी। कैमरामैन प्रभात मिश्रा के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज, देहरादून। आजादी के 70 साल बाद भी देहरादून से मात्र 32 किलोमीटर दूर ब्लॉक रायपुर विधानसभा डोईवाला की नाही कला सनगांव व सिंधवाल गांव के ग्रामीणों को सड़क सुविधा न मिल पाने से ग्रामीणों द्वारा सड़क नहीं तो वोट नहीं की मांग को लेकर लोकसभा चुनाव बहिष्कार किया गया था। लगातार प्रशासन द्वारा कई बार उन्हें मनाने की कोशिशें की जा रही थी। वहीं बीते दिन अधिकारियों के आश्वासन पर ग्रामीण मान गए और अब यह चुनाव में मतदान करेंगे। वहीं जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार के साथ तमाम विभागों के अधिकारियों ने सनगांव जाकर वहां के ग्रामीणों को मतदान की शपथ दिलाई। सनगांव ग्राम प्रधान दमयंती रावत ने बताया कि अधिकारियों द्वारा ग्रामवासियों को आश्वासन दिया गया है कि गांव की सड़क का निर्माण चुनाव के बाद कराया जाएगा। चुनाव के बाद यदि मांग को पूरा नहीं किया गया तो आगामी चुनाव को लेकर चुनाव बहिष्कार की योजना बनाई जाएगी। ग्राम पंचायत सनगांव में डीडीओ सर के साथ में सभी ग्रामवासियों की आज एक बैठक हुई है, जिसमें सीडीओ मैडम का आश्वासन है कि आचार संहिता खत्म होने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर वो हमें सैद्धांतिक स्वीकृति दिलाएंगी। उन्हीं के आश्वासन के आधार पर सभी ग्रामवासियों ने अपना वोट बहिष्कार खत्म किया है और मैं सभी ग्रामवासियों से अनुरोध करती हूँ कि आप अपने मत का उपयोग करें। भावरा पांडे ने अपने समर्थकों से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की है।
उन्होंने अपने समर्थकों से हरिद्वार लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत को भारी मतों से जिताने की अपील की है। ये बात उन्होंने रुड़की में अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए कही है। इस अवसर पर भावना पांडे ने चुनाव न लड़ने का कारण के बारे में बताया कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को हरिद्वार लोकसभा सीट से टिकट होने पर उन्होंने चुनाव लड़ने का इरादा छोड़ दिया था। देखिए, मैं लोकसभा की पिछले 1 साल से तैयारी कर रही थी और भाई त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को जब से भाजपा ने टिकट दिया, मैंने उनको समर्थन किया क्योंकि वो मेरे बड़े भाई समान है। जब 2 ताकतें एक साथ मिलती हैं, ग्राउंड मेरा तैयार था, पार्टी उनकी थी, तो इसलिए मैंने उनको समर्थन किया और केंद्र में भी की, प्रदेश में भी। और अगर कल वो मंत्री बनते हैं तो हरिद्वार लोकसभा का भला होगा और मैं पूरा काम करूंगी। अभी भी मैं जनता से कहना चाहती हूँ, जो मायूस जनता हो रही, जो परेशान है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ मैं कहीं नहीं गई हूँ, मैं यही हूँ और मैं पूरी जैसे पहले काम कर रही थी वैसे आज भी काम करूंगी। यह है कि ताकत मुझे डबल मिलेगी और अगर भारी मतों से अगर आप त्रिवेंद्र सिंह जी को जिताएंगे वो निश्चित तौर पर केंद्रीय मंत्री बनेंगे और मंत्री बनेंगे तो आपका। आगे बढ़ते हैं। कोतवाली विकासनगर के अंतर्गत चौकी हरबटपुर पर गठित पुलिस टीम ने नवनिर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने हरबटपुर के करीब संदिग्ध वाहन की चेकिंग के दौरान 2 अभियुक्तों से 1 किलो 10 ग्राम चरस बरामद की है। गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों की पहचान लोकेश पुत्र कालूराम निवासी बरवाला थाना रमाला बागपत और मुकेश पुत्र रामकला निवासी रसूलपुर डोंगिया हरिद्वार के रूप में की गई है। इधर जिले के गुप्तकाशी के निकट जाखधार में भगवान जाख देवता के मंदिर में बाले का आयोजन किया गया। मेले में विशाल अग्निकुंड के धधकते अंगारों पर पशवा नृत्य करके लोगों के सुखमय भविष्य की कामना की। प्रातःकाल से देर शाम तक हजारों की तादाद में भक्त इस विस्मयकारी दृश्य देखकर अग्निकांड से कुछ दूरी पर खड़े रहते हैं। गत कई वर्षों से नारायण कोटी गांव के पुजारी सच्चिदानंद पर भगवान यक्ष अवतरित होते हैं, जो गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी अग्निकुंड में एक बार नृत्य करके मंदिर में तनिक विश्राम लेते हैं। इस बार जाख मेले को लेकर इतिहास में पहला घटनाक्रम है जब एक ही बार अग्निकुंड में 2 यक्ष अवतरित हुए हैं। दोनों रक्षाओं ने सभी भक्तों को आशीर्वाद दिया है। हालांकि स्थानीय लोगों ने परंपरा से हटकर किए गए इस कर्म का थोड़ा बहुत विरोध भी किया है। तो उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।